1502 में मैकियावेली ने एक मामूली रईस को देखा जिसने अपनी लाचारी का ढोंग करके एक प्रतिद्वंदी को तबाह कर दिया। उस व्यक्ति ने सताए जाने का दावा किया, घायल पक्ष की भूमिका निभाई और खुद को अन्याय के शिकार के रूप में पेश किया। कुछ ही महीनों के भीतर उसके उत्पीड़क ने राजनीतिक समर्थन, सामाजिक प्रतिष्ठा और अंततः अपना पद खो दिया। उस पीड़ित ने अपनी घायल कहानी नैरेटिव को बनाए रखते हुए चुपचाप सत्ता हथिया ली। मैकियावेली तुरंत पहचान गए कि वो क्या देख रहे थे। शक्ति की रणनीति के रूप में पीड़ित होने का हथियार बनाना। ये वास्तविक दुख नहीं था, बल्कि दूसरों को समर्थन, संसाधन और लाभ देने के लिए हेरफेर करने हेतु किया गया एक सधा हुआ प्रदर्शन था, जबकि उन लोगों को नष्ट करना था जिन्हें उत्पीड़क के रूप में पेश किया जा सकता था। उन्होंने इस पैटर्न को व्यापक रूप से प्रलेखित किया क्योंकि वो समझ गए थे कि ये मानवीय अंतर्क्रिया में हेरफेर के सबसे प्रभावी और खतरनाक रूपों में से एक है। 5 शताब्दियों बाद ये हेरफेर इतना परिष्कृत और व्यापक हो गया है कि अधिकांश लोग वास्तविक पीड़ित और रणनीतिक प्रदर्शन के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। पीड़ित होने का दावा करने की क्षमता आज के सबसे शक्तिशाली सामाजिक हथियारों में से एक बन गई है, जो आलोचना से सुरक्षा, संसाधनों और समर्थन तक पहुंच, दूसरों पर नैतिक अधिकार और केवल विरोधियों को हमलावर के रूप में पेश करके उन्हें नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। आज हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि मैकियावेली ने हेरफेर के रूप में पीड़ित होने के बारे में क्या समझा था। इसका उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को खारिज करना या वास्तविक दुख को कम आंकना नहीं है, बल्कि ये उजागर करना है कि कैसे उन लोगों द्वारा पीड़ित होने का दिखावा रणनीतिक रूप से किया जा सकता है जो इसकी शक्ति को समझते हैं। हम उन विशिष्ट तकनीकों की जांच कर रहे हैं जो वास्तविक पीड़ा को सोचे समझे हेरफेर से अलग करती हैं। वे मनोवैज्ञानिक तंत्र जो इस रणनीति को इतना प्रभावी बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन लोगों से खुद को कैसे बचा सकते हैं जो दूसरों को नियंत्रित करने, शोषण करने और नष्ट करने के लिए पीड़ित होने का उपयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रणनीतिक पीड़ितता शायद उपलब्ध हेरफेर का सबसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप है। जो व्यक्ति पीड़ित होने का दावा करता है उसे तत्काल सामाजिक लाभ मिलता है, जबकि जो कोई भी उनके दावों पर सवाल उठाता है उसे क्रूर, असंवेदनशील या उत्पीड़न में शामिल करार दे दिया जाता है। ये गतिशीलता जोड़ तोड़ करने वालों के लिए एक आदर्श ढाल बनाती है, जबकि उनके लक्ष्यों को आरोपों के खिलाफ रक्षाहीन बना देती है। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि जो लोग इस हेरफेर को नहीं पहचान पाएंगे वे उनके द्वारा नियंत्रित होंगे जो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। उनके द्वारा प्रलेखित ये पैटर्न आज भी रिश्तों, कार्यस्थलों, सामाजिक समूहों और सार्वजनिक चर्चाओं में जारी है। एकमात्र प्रश्न ये है कि क्या आप इसके शिकार या इसके अनजाने समर्थक बनने से पहले इसे पहचानना सीखेंगे। पीड़ित स्थिति की शक्ति गतिशीलता। पीड़ित होने के हथियार बनने के तरीके की जांच करने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इतनी प्रभावी शक्ति रणनीति क्यों है। मैकियावेली ने देखा कि सामाजिक शक्ति कई स्रोतों से आती है और सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है नैतिक अधिकार। जो व्यक्ति नैतिक उच्चता का दावा कर सकता है वो कहानी को नियंत्रित करता है और दूसरों के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। पीड़ित की स्थिति बिना किसी वास्तविक गुण या उपलब्धि के तत्काल नैतिक अधिकार प्रदान करती है। केवल खुद को घायल पक्ष के रूप में स्थापित करके आप कई रणनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें मैकियावेली तुरंत शक्ति के स्रोत के रूप में पहचान लेते। पहला, पीड़ित होना आपको निर्विवाद बनाता है। जो कोई भी आपकी आलोचना करता है या आपके दावों को चुनौती देता है उसे एक पीड़ित पर हमला करने वाले के रूप में पेश किया जा सकता है, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। ये एक ऐसी ढाल बनाता है जो आपको आपके अपने कार्यों की जवाबदेही से बचाता है, जबकि दूसरों के लिए आपके आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करना लगभग असंभव बना देता है। देखें कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है। व्यक्ति ए व्यक्ति बी द्वारा पीड़ित होने का दावा करता है। व्यक्ति बी अपना बचाव करने या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यक्ति ए प्रतिक्रिया देता है कि व्यक्ति बी अब जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करके उसे फिर से पीड़ित कर रहा है। बचाव का कोई भी प्रयास उत्पीड़न का अतिरिक्त सबूत बन जाता है। व्यक्ति बी एक ऐसी गतिशीलता में फंस जाता है जहां अपने बचाव में बोलना ही उसके खिलाफ आरोपों की पुष्टि करता है। मैकियावेली इसे तुरंत एक आदर्श वक्तृत्व जाल के रूप में पहचान लेते। आरोपी बिना आरोप की पुष्टि किए अपना बचाव नहीं कर सकता। शक्ति के दृष्टिकोण से ये रणनीतिक प्रतिभा है। यही कारण है कि ये इतना खतरनाक है। दूसरा, पीड़ित होना पारस्परिक दायित्वों के बिना संसाधनों और समर्थन तक पहुंच प्रदान करता है। लोग स्वाभाविक रूप से पीड़ितों की मदद करना, उन्हें आराम, सहायता और वकालत प्रदान करना चाहते हैं,
रणनीतिक पीड़ित इन सभी लाभों को प्राप्त करता है, जबकि उनके पीड़ित होने की कहानी किसी को भी बदले में कुछ भी उम्मीद करने से रोकती है। आखिर वे पीड़ित हैं, आप उनसे योगदान देने या उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये गतिशीलता रणनीतिक पीड़ितों को बदले में कुछ भी प्रदान किए बिना रिश्तों से भारी मूल्य निकालने की अनुमति देती है। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा बहुत घायल होते हैं, सामान्य मानकों के लिए बहुत आहत होते हैं, बदला चुकाने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त होते हैं। रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा हो जाता है, जिसमें संसाधन और समर्थन पीड़ित की ओर बहते हैं, जबकि वापस कुछ भी नहीं आता। तीसरा, पीड़ित होना अन्यथा अस्वीकार्य व्यवहार के लिए औचित्य प्रदान करता है। यदि आप एक पीड़ित हैं, तो आपके नकारात्मक कार्यों को चरित्र दोषों या दुर्भावनापूर्ण विकल्पों के बजाय उत्पीड़न की समझ में आने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है। रणनीतिक पीड़ित क्रूर, जोड़ तोड़ करने वाला, बेईमान या विनाशकारी हो सकता है, और इस सब को उनके पीड़ित होने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में माफ कर दिया जाता है। बेशक मैं रक्षात्मक और शत्रुतापूर्ण हूँ, देखो मैं किस दौर से गुजरा हूँ। बेशक मुझे निरंतर आश्वासन की आवश्यकता है, मुझे सदमा लगा है। बेशक मैं अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा झेल रहा हूँ। पीड़ित होने की कहानी किसी भी व्यवहार के लिए औचित्य बन जाती है जो जवाबदेही को रोकती है। चौथा और सबसे खतरनाक बात यह है कि पीड़ित होना दूसरों के खिलाफ आक्रामक हथियार प्रदान करता है। किसी को अपने उत्पीड़क के रूप में पेश करके आप वास्तविक गलत काम साबित किए बिना उसके खिलाफ सामाजिक ताकतों को लामबंद कर सकते हैं। ये कहानी कि आप पीड़ित हो रहे हैं अक्सर दूसरों को आपके उत्पीड़क के खिलाफ मोड़ने के लिए पर्याप्त होती है, चाहे वास्तव में कुछ भी हुआ हो। मैकियावेली ने देखा कि कई सामाजिक संदर्भों में सबूतों की तुलना में आरोप अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि लोग पीड़ित होने की कहानियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। रणनीतिक पीड़ित इसे समझता है और उन लोगों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए रणनीतिक रूप से आरोपों का उपयोग करता है जो उनके हितों को खतरा पहुंचाते हैं। विचार करें कि ये विभिन्न संदर्भों में कैसे काम करता है। रिश्तों में रणनीतिक पीड़ित अपने साथी को इस निरंतर खतरे के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है कि किसी भी अवांछित व्यवहार को दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के रूप में पेश किया जाएगा। साथी आरोपी होने के डर में रहता है और पीड़ित की कहानियों को शुरू करने से बचने के लिए तेजी से आज्ञाकारी बन जाता है। कार्यस्थलों में रणनीतिक पीड़ित किसी भी प्रतिक्रिया को उत्पीड़न बताकर खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही से बच सकता है। प्रबंधक समस्याओं को उठाने से डरते हैं क्योंकि किसी भी आलोचना का सामना पीड़ित होने के दावों के साथ किया जाएगा, जिससे संभावित रूप से एचआर शिकायतें या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सामाजिक ग्रुपों में रणनीतिक पीड़ित दूसरों को ये दावा करके बहिष्कृत या दंडित कर सकता है कि उन लोगों ने उन्हें पीड़ित किया है। पीड़ित का समर्थन करने की इच्छा रखने वाला समूह बिना पक्ष सुने या सबूतों की जांच किए आरोपी को बहिष्कृत कर देता है। सार्वजनिक चर्चा में रणनीतिक पीड़ित ये दावा करके पूरी बातचीत को बंद कर सकता है कि कुछ विषय, प्रश्न या दृष्टिकोण उत्पीड़न का हिस्सा हैं। इससे वे नियंत्रित कर सकते हैं कि किस पर चर्चा की जा सकती है और आलोचना को व्यक्त किए जाने से पहले ही समाप्त कर देता है। इन लाभों का संचयी प्रभाव ये है कि पीड़ित की स्थिति शक्तिहीन दिखाई देते हुए भी भारी शक्ति प्रदान करती है। हेरफेर के लिए ये एकदम परफेक्ट भेस है, क्योंकि रणनीति की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे इसे रणनीतिक रूप में ना पहचाने। मैकियावेली समझ गए थे कि सबसे प्रभावी शक्ति रणनीतियां वे हैं जो ताकत के बजाय कमजोरी के रूप में दिखाई देती हैं। वो राजकुमार जो कमजोर दिखता था लेकिन वास्तव में रणनीतिक रूप से मनेवर करता था, विरोधियों को अचंभे में डाल सकता था। रणनीतिक पीड़ित उसी सिद्धांत पर काम करता है जो शक्तिहीन दिखाई देता है, जबकि वास्तव में महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक शक्ति रखता है। रणनीतिक पीड़ित की पहचान के 6 पैटर्न। यदि आप तकनीकों को क्रिया में नहीं पहचान सकते तो उन्हें समझना पर्याप्त नहीं है। मैकियावेली ने जोर दिया कि व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उन विशिष्ट पैटर्नों की जांच करें जो आपको वास्तविक पीड़ित और रणनीतिक हेरफेर के बीच अंतर करने की अनुमति देते हैं। 1. निरंतरता बनाम सुविधा। अपने आप से पूछें, क्या इस व्यक्ति की पीड़ितता विभिन्न संदर्भों और दर्शकों के बीच निरंतर बनी रहती है, या ये रणनीतिक रूप से सुविधा के आधार पर प्रकट और गायब होती है? वास्तविक पीड़ित दर्शकों या स्थिति की परवाह किए बिना लगातार अपने उत्पीड़न से जूझ रहे होते हैं। रणनीतिक पीड़ित अपने पीड़ित होने को स्विच की तरह चालू और बंद करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये उनके तत्काल हितों की सेवा करता है। वे कुछ संदर्भों में पूरी तरह सक्षम और मजबूत दिखाई दे सकते हैं, जबकि दूसरों में लाचारी और पीड़ा का दावा कर सकते हैं। उस चुनिंदा पीड़ितता पर नजर रखें जो मुख्य रूप से तब उभरती है जब व्यक्ति कुछ चाहता है या जब उसे किसी चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा हो।
यदि पीड़ितता लगातार रणनीतिक रूप से सुविधाजनक समय पर उभरती है, तो आप संभवतः रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 2. समर्थन के प्रति प्रतिक्रिया। जब आप वो सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं जिसकी व्यक्ति दावा करता है, तो वो कैसी प्रतिक्रिया देता है? क्या समय के साथ उनकी स्थिति में सुधार होता है, या ये निरंतर संकट के स्तर पर बनी रहती है जिसमें चल रहे समर्थन की आवश्यकता होती है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर उचित सहायता मिलने पर सुधार दिखाते हैं। उनकी पीड़ा कम हो जाती है, उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है, वे ठीक होने की दिशा में बढ़ते हैं। रणनीतिक पीड़ित आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी समर्थन के बावजूद कभी भी सुधार नहीं करते हैं, क्योंकि सुधार निरंतर समर्थन के उनके औचित्य को समाप्त कर देगा। यदि आप व्यापक सहायता प्रदान कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति की स्थिति में कभी सुधार नहीं होता है और उन्हें हमेशा अधिक की आवश्यकता होती है, तो विचार करें कि आप वास्तविक आवश्यकता के बजाय रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 3. दूसरों की सफलता और खुशी पर प्रतिक्रिया। दावा किया गया पीड़ित तब कैसा व्यवहार करता है जब उसके आसपास के अन्य लोग अच्छी चीज़ों का अनुभव करते हैं? क्या वे दूसरों के लिए वास्तव में खुश महसूस करते हैं, या दूसरों की सफलता या खुशी उनके अपने पीड़ित होने का अतिरिक्त प्रमाण बन जाती है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर अपने दुख के बावजूद दूसरों के लिए खुशी महसूस कर सकते हैं। रणनीतिक पीड़ित अक्सर दूसरों की सफलता या खुशी को अतिरिक्त उत्पीड़न के रूप में पेश करते हैं। बाकी सब खुश हैं जबकि मैं सहता हूँ। दूसरों के पास वो है जिसके मैं योग्य हूँ। उनकी सफलता मेरी पीड़ा को और बदतर बना देती है। इस पैटर्न पर नजर रखें। यदि कोई लगातार दूसरों के अच्छे भाग्य पर यह दावा करके प्रतिक्रिया करता है कि ये उन्हें पीड़ित करता है या उनके दुख को और बदतर बनाता है, तो आप संभवतः रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 4. जवाबदेही प्रतिक्रिया। क्या होता है जब आप व्यक्ति को उनके अपने व्यवहार या उनकी स्थिति में उनके योगदान के लिए जवाबदेह ठहराते हैं? क्या वे उचित जवाबदेही स्वीकार करते हैं, या किसी भी जवाबदेही को पीड़ित को दोष देने के रूप में पेश किया जाता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर वास्तविक उत्पीड़न से निपटने के दौरान भी स्थितियों में अपनी एजेंसी और योगदान को स्वीकार कर सकते हैं। रणनीतिक पीड़ित किसी भी जवाबदेही को पीड़ित को दोष देने के रूप में पेश करते हैं और उस आरोप का उपयोग अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में बातचीत को बंद करने के लिए करते हैं। यदि आप कभी भी पीड़ित होने के आरोप के बिना व्यक्ति के अपने कार्यों या विकल्पों पर चर्चा नहीं कर सकते, तो आप रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। ये जवाबदेही से बचने के लिए उस आरोप का उपयोग है। 5. वृद्धि चक्र। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं या समर्थन कम करते हैं, तो क्या होता है? क्या व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, या पीड़ित होने का दावा और बढ़ जाता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर निराश होने के बावजूद सीमाओं का सम्मान करते हैं। रणनीतिक पीड़ित तब अपने पीड़ित होने के दावों को बढ़ा देते हैं जब सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि सीमाएं संसाधनों और नियंत्रण तक उनकी पहुंच को खतरा पैदा करती हैं। वे दावा कर सकते हैं कि आपकी सीमाएं वास्तव में अतिरिक्त उत्पीड़न हैं, कि आप उन्हें उनके दुख में छोड़ रहे हैं, कि आपकी सीमाएं साबित करती हैं कि आप वास्तव में कभी सहायक नहीं थे। उचित सीमाओं के प्रति पीड़ित होने के दावों में नाटकीय वृद्धि देखें। ये पैटर्न मजबूती से रणनीतिक हेरफेर का संकेत देता है। 6. मेल मिलाप के प्रतिक्रिया, द रिकंसिलिएशन रिस्पॉन्स। यदि वास्तविक संघर्ष या क्षति हुई है, तो व्यक्ति वास्तविक माफी, जवाबदेही और सुधार के प्रयासों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? क्या संघर्ष अंततः सुलझ जाता है, या मरम्मत के प्रयासों के बावजूद पीड़ित होने का दावा अनिश्चित काल तक जारी रहता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर तब समाधान की ओर बढ़ सकते हैं जब वास्तविक मरम्मत होती है। रणनीतिक पीड़ित अनिश्चित काल तक पीड़ित होने का दावा करना जारी रखते हैं, क्योंकि समाधान उनके रणनीतिक लाभ को समाप्त कर देगा। पीड़ित होना माफी या मरम्मत की परवाह किए बिना जारी रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ित होना ही मुख्य बिंदु है। यदि माफी, जवाबदेही या मरम्मत की कोई भी मात्रा दावा किए गए पीड़ित को कभी संतुष्ट नहीं करती है और वे अतीत की घटनाओं को अनिश्चित काल तक वर्तमान उत्पीड़न के रूप में पकड़े रहते हैं, तो आप वास्तविक चोट के समाधान की तलाश के बजाय पीड़ित होने के रणनीतिक हथियार बनाने से निपट रहे हैं। 7वां पैटर्न अलगाव की प्रवृत्ति है। क्या कथित पीड़ित आपको अपनी कहानी की पुष्टि उन अन्य लोगों से करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो इसमें शामिल हैं? या क्या वे आपको वैकल्पिक दृष्टिकोणों से अलग करते हैं, जबकि ये दावा करते हैं कि जो कोई भी उनके नैरेटिव का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता, वो उनके उत्पीड़न में शामिल है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर आपके अन्य दृष्टिकोणों को सुनने से नहीं डरते, क्योंकि उनका उत्पीड़न वास्तविक और सत्यापन योग्य होता है।
रणनीतिक पीड़ितों को अपने नैरेटिव को बनाए रखने के लिए आपके सूचना स्रोतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, और वे आपको किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से अलग करने का काम करेंगे जो उनके दावों का खंडन कर सकता है। उन कोशिशों पर ध्यान दें जो आपको शामिल अन्य लोगों से बात करने से रोकने के लिए की जाती हैं, ताकि अन्य दृष्टिकोणों की तलाश को विश्वासघात के रूप में पेश किया जा सके या ये दावा किया जा सके कि जो कोई भी उनके नैरेटिव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता वो उन्हें और अधिक प्रताड़ित कर रहा है। ये पैटर्न रणनीतिक नैरेटिव नियंत्रण का संकेत देते हैं। रणनीतिक पीड़ितता कैसे संचालित होती है, ये जानना तभी मायने रखता है जब आप प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सकें। मैकियावेली ने जोर दिया था कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान आपको अज्ञानता के समान ही असुरक्षित छोड़ देता है। तो आइए उन विशिष्ट रणनीतियों की जांच करें जो आपको उन लोगों से बचाने के लिए हैं जो पीड़ितता को हथियार बनाते हैं। पहला बचाव, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। पीड़ितता के दावों के जवाब में अपनी आलोचनात्मक सोच को कभी बंद न करें, चाहे वे दावे कितने ही सम्मोहक या भावनात्मक क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठोर या सहानुभूतिहीन बने। इसका मतलब ये है कि सहानुभूति देते हुए भी सटीकता और निरंतरता के लिए दावों का मूल्यांकन करना जारी रखना। खुद से पूछें, क्या ये नैरेटिव समझ में आता है? क्या इसमें विसंगतियां या विरोधाभास हैं? क्या मैं कहानी का केवल एक पक्ष सुन रहा हूं? क्या व्यक्ति के कार्य उसकी कथित पीड़ितता के अनुरूप हैं? क्या उनकी पीड़ितता आसानी से उनके हितों की पूर्ति करती है? क्या वे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी ले रहे हैं या सब कुछ उत्पीड़न पर मर रहे हैं? ये प्रश्न आपको क्रूर नहीं बल्कि विचारशील बनाते हैं। वास्तविक पीड़ितों के दावे पूछताछ में टिके रहेंगे क्योंकि वे वास्तविकता पर आधारित होते हैं। रणनीतिक पीड़ितों के दावे अक्सर जांच के दायरे में आने पर बिखर जाते हैं। यही कारण है कि वे जांच को रोकने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दूसरा बचाव, संभव होने पर सत्यापन। पीड़ितता के नैरेटिव को बिना सत्यापित करने का प्रयास किए केवल स्वीकार न करें जहां सत्यापन संभव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दावे की पूछताछ करें या जासूस बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप कथित पीड़ित को सभी सूचना प्रवाह को नियंत्रित करने देने के बजाय अन्य दृष्टिकोणों और सूचनाओं के लिए खुले रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न का दावा करता है और आपका उस दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, तो उसका दृष्टिकोण भी सुनें। यदि कोई सामाजिक उत्पीड़न का दावा करता है तो केवल नैरेटिव को स्वीकार करने के बजाय साक्ष्यों की जांच करें। यदि किसी की कहानी देखने योग्य वास्तविकता के साथ असंगत लगती है तो अपने अवलोकन पर भरोसा करें। रणनीतिक पीड़ित आमतौर पर किसी भी सत्यापन प्रयास का जवाब ये दावा करके देंगे कि आप उनके दावों को आंख बंद करके स्वीकार न करने से उन्हें और अधिक प्रताड़ित कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तविक पीड़ितता के बजाय हेरफेर यानी मैनिपुलेशन से निपट रहे हैं। तीसरा बचाव, सीमा रख रखाव। पीड़ितता के दावों के बावजूद आप क्या प्रदान करेंगे और क्या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उन सीमाओं को तब भी बनाए रखें जब उन्हें बनाए रखने को उत्पीड़न करार दिया जाए। आप किसी के कष्ट के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं और फिर भी उन संसाधनों को देने से मना कर सकते हैं जिन्हें आप देने में सक्षम नहीं हैं। आप किसी के दर्द को स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी दुर्व्यवहार या हेरफेर को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हुए भी किसी के कल्याण की चिंता कर सकते हैं। रणनीतिक पीड़ित लगातार आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे और जब आप उन्हें बनाए रखेंगे तो पीड़ितता के दावों को और बढ़ा देंगे। ये सीमा बनाए रखने को इतना महंगा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप सीमाओं को छोड़ दें। अपनी सुरक्षा के लिए पीड़ितता के दावों के माध्यम से डाले गए दबाव की परवाह किए बिना सीमाओं को बनाए रखना आवश्यक है। चौथा बचाव, भावनात्मक स्वतंत्रता। अपनी भावनात्मक स्थिति या आत्मसम्मान को इस बात पर निर्भर न होने दें कि क्या आप कथित पीड़ित की सफलतापूर्वक मदद कर रहे हैं या पर्याप्त समर्थन दे रहे हैं। रणनीतिक पीड़ित आपको उनकी भलाई के लिए जिम्मेदार महसूस कराकर और जब आप उनके कष्ट को ठीक नहीं कर पाते तो आपको दोषी महसूस कराकर भावनात्मक निर्भरता का फायदा उठाते हैं। ये दृष्टिकोण बनाए रखें कि आप दूसरों की समस्याओं को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, कि आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका समर्थन प्रभावी है या नहीं और किसी और के जीवन का परिणाम आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी क्षमता के भीतर उचित सहायता की पेशकश कर सकते हैं बिना उनकी भलाई को अपनी पूरी पहचान या उद्देश्य बनाए। रणनीतिक पीड़ित अक्सर विशेष रूप से भावनात्मक निर्भरता बनाने के लिए काम करेंगे क्योंकि ये आपको हेरफेर करना आसान बनाता है। वे आपको उनकी एकमात्र आशा, उनके अनिवार्य समर्थन, एकमात्र व्यक्ति जो समझता है के रूप में स्थापित करेंगे। ये चापलूसी आपको रिश्ते में भावनात्मक रूप से निवेशित रखने के रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करती है, चाहे
उसकी कीमत आपको कितनी भी चुकानी पड़े। 5वां बचाव, समय के साथ पैटर्न की पहचान। केवल व्यक्तिगत घटनाओं के बजाय पैटर्न पर ध्यान दें। कथित पीड़ितता का एक उदाहरण वास्तविक हो सकता है एक पैटर्न जहां कोई व्यक्ति लगातार कई स्थितियों में कई लोगों के साथ खुद को पीड़ित के रूप में रखता है, वास्तविक दुर्भाग्य के बजाय रणनीतिक व्यवहार का सुझाव देता है। उस व्यक्ति पर नजर रखें जो लगातार दूसरों की दुर्भावना का शिकार होता है, जो रिश्तों के बीच से गुजरते हुए अपने पीछे एक उत्पीड़कों की कतार छोड़ जाता है, जो कभी रिश्ते नहीं निभा पाता क्योंकि अंततः हर कोई उसे धोखा दे देता है। ये पैटर्न दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि सामान्य कारक कथित पीड़ित का हेरफेर है, न कि उन सभी के द्वारा उनका वास्तविक उत्पीड़न जिनसे वे मिलते हैं। रणनीतिक पीड़ित इस बात पर भरोसा करते हैं कि आप समग्र पैटर्न को पहचानने के बजाय प्रत्येक घटना को अलगाव में मूल्यांकन करेंगे। वे पैटर्न की पहचान को ही इस रूप में पेश करेंगे कि आप उनके अतीत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके या उन्हें नई शुरुआत न देकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया स्वयं हेरफेर का हिस्सा है। 6वां बचाव, गठबंधन प्रतिरोध। खुद को रणनीतिक पीड़ित के गठबंधन नेटवर्क में भर्ती ना होने दें, जहां आप एक हथियार बन जाते हैं जिसे वे दूसरों के खिलाफ तैनात करते हैं। जब कोई आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पीड़ितता का नैरेटिव पेश करता है, तो पहचानें कि आप एक तरफा कहानी सुन रहे हैं जो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको सहयोगी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। उस नैरेटिव को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने से पहले विचार करें कि आपको किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किसी के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए हेरफेर किया जा रहा हो सकता है। रणनीतिक पीड़ित समझता है कि यदि वे पर्याप्त लोगों को अपने नैरेटिव पर विश्वास दिला सके तो वे लोग उसके लक्ष्यों के खिलाफ पीड़ित के हितों के प्रवर्तक बन जाते हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए एक तरफा नैरेटिव के बारे में संदेह और सत्यापन के बिना केवल कथित पीड़ितता के आधार पर लोगों के खिलाफ अभियानों में भाग लेने से इनकार करना आवश्यक है। हथियारबंद पीड़ितता के बारे में मैकियावेली की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 5 शताब्दियों पहले थी। विशिष्ट संदर्भ बदलते हैं, लेकिन अंतर्निहित पैटर्न बना रहता है कि पीड़ितता को शक्ति प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है जबकि आप शक्तिहीन दिखाई देते हैं, हेरफेर करने के लिए जबकि आप हेरफेर किए गए दिखाई देते हैं, और नुकसान पहुंचाने के लिए जबकि आप नुकसान उठाए हुए दिखाई देते हैं। यह वास्तविक पीड़ितों को खारिज करने या वास्तविक पीड़ा को कम आंकने के बारे में नहीं है। ये पहचानने के बारे में है कि पीड़ित का दर्जा झूठा दावा किया जा सकता है और रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है, और इस अंतर को पहचानने में विफलता आपको हेरफेर के सबसे प्रभावी रूपों में से एक के प्रति असुरक्षित छोड़ देती है। जो व्यक्ति हथियारबंद पीड़ितता में महारत हासिल कर लेता है, वो जवाबदेही या आलोचना से सुरक्षित रहते हुए भारी शक्ति प्राप्त कर लेता है। वे बदले में कुछ दिए बिना संसाधन और समर्थन निकालते हैं। वे विरोधियों को उत्पीड़क के रूप में फ्रेम करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। वे सब कुछ पीड़ितता पर मढ़कर अपने स्वयं के व्यवहार की जिम्मेदारी से बचते हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों की सहानुभूति, नैतिक प्रवृत्तियों और सामाजिक कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, जहां संभव हो दावों का सत्यापन करना, सीमाएं निर्धारित करना और बनाए रखना, भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, समय के साथ पैटर्न को पहचानना, गठबंधन भर्ती का विरोध करना और आवश्यक होने पर बाहर निकलने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ये बचाव काम करते हैं क्योंकि वे आपकी एजेंसी और निर्णय क्षमता को बनाए रखते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें किसी और के पीड़ितता नैरेटिव के सामने आत्मसमर्पण कर दें। दाव ऊंचे हैं। रणनीतिक पीड़ितता रिश्तों, करियर, प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट कर सकती है। जो व्यक्ति इसे नहीं पहचान पाता वो इसका शिकार या इसका सहायक बन जाता है। या तो सीधे हेरफेर का शिकार होता है या दूसरों के हेरफेर में भाग लेता है जिन्हें उत्पीड़क के रूप में फंसाया गया है। मैकियावेली ने इस पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया क्योंकि वो समझता था कि शक्ति कई रूप लेती है और वो रूप जो सबसे अधिक शक्तिहीनता जैसा दिखता है अक्सर सबसे खतरनाक होता है। वो राजकुमार जो कमजोर लग रहा था लेकिन वास्तव में रणनीतिक रूप से चाल चल रहा था, उसने उन राजकुमारों को हरा दिया जो वास्तव में मजबूत थे लेकिन वैसे दिखते थे। रणनीतिक पीड़ित जो शक्तिहीन दिखाई देता है लेकिन सामाजिक और भावनात्मक हथियार चलाता है, उन लोगों को हरा देता है जिनके पास वास्तविक शक्ति है लेकिन वे हेरफेर को पहचानने में विफल रहते हैं। आपकी सुरक्षा पहचान में है, दबाव के बावजूद आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में है और खुद का बचाव करने की इच्छा में है, भले ही उस बचाव को अतिरिक्त उत्पीड़न के रूप में पेश किया जाए। क्योंकि अपना बचाव करने का विकल्प उस हेरफेर को स्वीकार करना है जो समय के साथ केवल बढ़ेगा। आरामदायक भ्रम के बजाय स्पष्ट दृष्टि चुनें, शोषण के बजाय सुरक्षा चुनें, नाइवता के बजाय पहचान चुनें। मैकियावेली ने आपको चेतावनी दी थी, आप उस पर ध्यान देते हैं या नहीं ये आप पर है। दूसरा, पीड़ित होना पारस्परिक दायित्वों के बिना संसाधनों और समर्थन तक पहुंच प्रदान करता है।
लोग स्वाभाविक रूप से पीड़ितों की मदद करना, उन्हें आराम, सहायता और वकालत प्रदान करना चाहते हैं। रणनीतिक पीड़ित इन सभी लाभों को प्राप्त करता है, जबकि उनके पीड़ित होने की कहानी किसी को भी बदले में कुछ भी उम्मीद करने से रोकती है। आखिर वे पीड़ित हैं, आप उनसे योगदान देने या उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये गतिशीलता रणनीतिक पीड़ितों को बदले में कुछ भी प्रदान किए बिना रिश्तों से भारी मूल्य निकालने की अनुमति देती है। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा बहुत घायल होते हैं, सामान्य मानकों के लिए बहुत आहत होते हैं, बदला चुकाने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त होते हैं। रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा हो जाता है, जिसमें संसाधन और समर्थन पीड़ित की ओर बहते हैं, जबकि वापस कुछ भी नहीं आता। तीसरा, पीड़ित होना अन्यथा अस्वीकार्य व्यवहार के लिए औचित्य प्रदान करता है। यदि आप एक पीड़ित हैं, तो आपके नकारात्मक कार्यों को चरित्र दोषों या दुर्भावनापूर्ण विकल्पों के बजाय उत्पीड़न की समझ में आने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है। रणनीतिक पीड़ित क्रूर, जोड़ तोड़ करने वाला, बेईमान या विनाशकारी हो सकता है, और इस सब को उनके पीड़ित होने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में माफ कर दिया जाता है। बेशक मैं रक्षात्मक और शत्रुतापूर्ण हूँ, देखो मैं किस दौर से गुजरा हूँ। बेशक मुझे निरंतर आश्वासन की आवश्यकता है, मुझे सदमा लगा है। बेशक मैं अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा झेल रहा हूँ। पीड़ित होने की कहानी किसी भी व्यवहार के लिए औचित्य बन जाती है जो जवाबदेही को रोकती है। चौथा और सबसे खतरनाक बात यह है कि पीड़ित होना दूसरों के खिलाफ आक्रामक हथियार प्रदान करता है। किसी को अपने उत्पीड़क के रूप में पेश करके आप वास्तविक गलत काम साबित किए बिना उसके खिलाफ सामाजिक ताकतों को लामबंद कर सकते हैं। ये कहानी कि आप पीड़ित हो रहे हैं अक्सर दूसरों को आपके उत्पीड़क के खिलाफ मोड़ने के लिए पर्याप्त होती है, चाहे वास्तव में कुछ भी हुआ हो। मैकियावेली ने देखा कि कई सामाजिक संदर्भों में सबूतों की तुलना में आरोप अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि लोग पीड़ित होने की कहानियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। रणनीतिक पीड़ित इसे समझता है और उन लोगों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए रणनीतिक रूप से आरोपों का उपयोग करता है जो उनके हितों को खतरा पहुंचाते हैं। विचार करें कि ये विभिन्न संदर्भों में कैसे काम करता है। रिश्तों में रणनीतिक पीड़ित अपने साथी को इस निरंतर खतरे के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है कि किसी भी अवांछित व्यवहार को दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के रूप में पेश किया जाएगा। साथी आरोपी होने के डर में रहता है और पीड़ित की कहानियों को शुरू करने से बचने के लिए तेजी से आज्ञाकारी बन जाता है। कार्यस्थलों में रणनीतिक पीड़ित किसी भी प्रतिक्रिया को उत्पीड़न बताकर खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही से बच सकता है। प्रबंधक समस्याओं को उठाने से डरते हैं क्योंकि किसी भी आलोचना का सामना पीड़ित होने के दावों के साथ किया जाएगा, जिससे संभावित रूप से HR शिकायतें या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सामाजिक ग्रुपों में रणनीतिक पीड़ित दूसरों को ये दावा करके बहिष्कृत या दंडित कर सकता है कि उन लोगों ने उन्हें पीड़ित किया है। पीड़ित का समर्थन करने की इच्छा रखने वाला समूह बिना पक्ष सुने या सबूतों की जांच किए आरोपी को बहिष्कृत कर देता है। सार्वजनिक चर्चा में रणनीतिक पीड़ित ये दावा करके पूरी बातचीत को बंद कर सकता है कि कुछ विषय, प्रश्न या दृष्टिकोण उत्पीड़न का हिस्सा हैं। इससे वे नियंत्रित कर सकते हैं कि किस पर चर्चा की जा सकती है और आलोचना को व्यक्त किए जाने से पहले ही समाप्त कर देता है। इन लाभों का संचयी प्रभाव ये है कि पीड़ित की स्थिति शक्तिहीन दिखाई देते हुए भी भारी शक्ति प्रदान करती है। हेर फेर के लिए ये एकदम परफेक्ट भेस है, क्योंकि रणनीति की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे इसे रणनीतिक रूप में ना पहचाने। मैकियावेली समझ गए थे कि सबसे प्रभावी शक्ति रणनीतियां वे हैं जो ताकत के बजाय कमजोरी के रूप में दिखाई देती हैं। वो राजकुमार जो कमजोर दिखता था लेकिन वास्तव में रणनीतिक रूप से मनेवर करता था, विरोधियों को अचंभे में डाल सकता था। रणनीतिक पीड़ित उसी सिद्धांत पर काम करता है जो शक्तिहीन दिखाई देता है, जबकि वास्तव में महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक शक्ति रखता है। रणनीतिक पीड़ित की पहचान के 6 पैटर्न। यदि आप तकनीकों को क्रिया में नहीं पहचान सकते तो उन्हें समझना पर्याप्त नहीं है। मैकियावेली ने जोर दिया कि व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उन विशिष्ट पैटर्नों की जांच करें जो आपको वास्तविक पीड़ित और रणनीतिक हेर फेर के बीच अंतर करने की अनुमति देते हैं। 1. निरंतरता बनाम सुविधा। अपने आप से पूछें, क्या इस व्यक्ति की पीड़ितता विभिन्न संदर्भों और दर्शकों के बीच निरंतर बनी रहती है, या ये रणनीतिक रूप से सुविधा के आधार पर प्रकट और गायब होती है? वास्तविक पीड़ित दर्शकों या स्थिति की परवाह किए बिना लगातार अपने उत्पीड़न से जूझ रहे होते हैं। रणनीतिक पीड़ित अपने पीड़ित होने को स्विच की तरह चालू और बंद करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये उनके तत्काल हितों की सेवा करता है। वे कुछ संदर्भों में पूरी तरह सक्षम और मजबूत दिखाई दे सकते हैं, जबकि दूसरों में लाचारी और पीड़ा का दावा कर सकते हैं।
उस चुनिंदा पीड़ितता पर नजर रखें जो मुख्य रूप से तब उभरती है जब व्यक्ति कुछ चाहता है या जब उसे किसी चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा हो। यदि पीड़ितता लगातार रणनीतिक रूप से सुविधाजनक समय पर उभरती है तो आप संभवतः रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 2. समर्थन के प्रति प्रतिक्रिया। जब आप वो सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं जिसकी व्यक्ति दावा करता है तो वो कैसी प्रतिक्रिया देता है? क्या समय के साथ उनकी स्थिति में सुधार होता है या ये निरंतर संकट के स्तर पर बनी रहती है जिसमें चल रहे समर्थन की आवश्यकता होती है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर उचित सहायता मिलने पर सुधार दिखाते हैं। उनकी पीड़ा कम हो जाती है, उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है, वे ठीक होने की दिशा में बढ़ते हैं। रणनीतिक पीड़ित आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी समर्थन के बावजूद कभी भी सुधार नहीं करते हैं क्योंकि सुधार निरंतर समर्थन के उनके औचित्य को समाप्त कर देगा। यदि आप व्यापक सहायता प्रदान कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति की स्थिति में कभी सुधार नहीं होता है और उन्हें हमेशा अधिक की आवश्यकता होती है तो विचार करें कि आप वास्तविक आवश्यकता के बजाय रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 3. दूसरों की सफलता और खुशी पर प्रतिक्रिया। दावा किया गया पीड़ित तब कैसा व्यवहार करता है जब उसके आसपास के अन्य लोग अच्छी चीज़ों का अनुभव करते हैं। क्या वे दूसरों के लिए वास्तव में खुश महसूस करते हैं या दूसरों की सफलता या खुशी उनके अपने पीड़ित होने का अतिरिक्त प्रमाण बन जाती है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर अपने दुख के बावजूद दूसरों के लिए खुशी महसूस कर सकते हैं। रणनीतिक पीड़ित अक्सर दूसरों की सफलता या खुशी को अतिरिक्त उत्पीड़न के रूप में पेश करते हैं। बाकी सब खुश हैं जबकि मैं सहता हूँ। दूसरों के पास वो है जिसके मैं योग्य हूँ। उनकी सफलता मेरी पीड़ा को और बदतर बना देती है। इस पैटर्न पर नजर रखें। यदि कोई लगातार दूसरों के अच्छे भाग्य पर यह दावा करके प्रतिक्रिया करता है कि ये उन्हें पीड़ित करता है या उनके दुख को और बदतर बनाता है तो आप संभवतः रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। 4. जवाबदेही प्रतिक्रिया। क्या होता है जब आप व्यक्ति को उनके अपने व्यवहार या उनकी स्थिति में उनके योगदान के लिए जवाबदेह ठहराते हैं? क्या वे उचित जवाबदेही स्वीकार करते हैं या किसी भी जवाबदेही को पीड़ित को दोष देने के रूप में पेश किया जाता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर वास्तविक उत्पीड़न से निपटने के दौरान भी स्थितियों में अपनी एजेंसी और योगदान को स्वीकार कर सकते हैं। रणनीतिक पीड़ित किसी भी जवाबदेही को पीड़ित को दोष देने के रूप में पेश करते हैं और उस आरोप का उपयोग अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में बातचीत को बंद करने के लिए करते हैं। यदि आप कभी भी पीड़ित होने के आरोप के बिना व्यक्ति के अपने कार्यों या विकल्पों पर चर्चा नहीं कर सकते तो आप रणनीतिक पीड़ितता से निपट रहे हैं। ये जवाबदेही से बचने के लिए उस आरोप का उपयोग है। 5. वृद्धि चक्र। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं या समर्थन कम करते हैं तो क्या होता है? क्या व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या पीड़ित होने का दावा और बढ़ जाता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर निराश होने के बावजूद सीमाओं का सम्मान करते हैं। रणनीतिक पीड़ित तब अपने पीड़ित होने के दावों को बढ़ा देते हैं जब सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि सीमाएं संसाधनों और नियंत्रण तक उनकी पहुंच को खतरा पैदा करती हैं। वे दावा कर सकते हैं कि आपकी सीमाएं वास्तव में अतिरिक्त उत्पीड़न हैं, कि आप उन्हें उनके दुख में छोड़ रहे हैं, कि आपकी सीमाएं साबित करती हैं कि आप वास्तव में कभी सहायक नहीं थे। उचित सीमाओं के प्रति पीड़ित होने के दावों में नाटकीय वृद्धि देखें। ये पैटर्न मजबूती से रणनीतिक हेरफेर का संकेत देता है। 6. मेल मिलाप के प्रतिक्रिया, द रिकंसिलिएशन रिस्पॉन्स। यदि वास्तविक संघर्ष या क्षति हुई है तो व्यक्ति वास्तविक माफी, जवाबदेही और सुधार के प्रयासों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? क्या संघर्ष अंततः सुलझ जाता है या मरम्मत के प्रयासों के बावजूद पीड़ित होने का दावा अनिश्चित काल तक जारी रहता है? वास्तविक पीड़ित आमतौर पर तब समाधान की ओर बढ़ सकते हैं जब वास्तविक मरम्मत होती है। रणनीतिक पीड़ित अनिश्चित काल तक पीड़ित होने का दावा करना जारी रखते हैं क्योंकि समाधान उनके रणनीतिक लाभ को समाप्त कर देगा। पीड़ित होना माफी या मरम्मत की परवाह किए बिना जारी रहना चाहिए क्योंकि पीड़ित होना ही मुख्य बिंदु है। यदि माफी, जवाबदेही या मरम्मत की कोई भी मात्रा दावा किए गए पीड़ित को कभी संतुष्ट नहीं करती है और वे अतीत की घटनाओं को अनिश्चित काल तक वर्तमान उत्पीड़न के रूप में पकड़े रहते हैं, तो आप वास्तविक चोट के समाधान की तलाश के बजाय पीड़ित होने के रणनीतिक हथियार बनाने से निपट रहे हैं। 7वां पैटर्न अलगाव की प्रवृत्ति है। क्या कथित पीड़ित आपको अपनी कहानी की पुष्टि उन अन्य लोगों से करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो इसमें शामिल हैं? या क्या वे आपको वैकल्पिक दृष्टिकोणों से अलग करते हैं जबकि ये दावा करते हैं कि जो कोई भी उनके नैरेटिव का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता वो उनके उत्पीड़न में शामिल है?
वास्तविक पीड़ित आमतौर पर आपके अन्य दृष्टिकोणों को सुनने से नहीं डरते, क्योंकि उनका उत्पीड़न वास्तविक और सत्यापन योग्य होता है। रणनीतिक पीड़ितों को अपने नैरेटिव को बनाए रखने के लिए आपके सूचना स्रोतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, और वे आपको किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से अलग करने का काम करेंगे जो उनके दावों का खंडन कर सकता है। उन कोशिशों पर ध्यान दें जो आपको शामिल अन्य लोगों से बात करने से रोकने के लिए की जाती हैं, ताकि अन्य दृष्टिकोणों की तलाश को विश्वासघात के रूप में पेश किया जा सके, या ये दावा किया जा सके कि जो कोई भी उनके नैरेटिव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता वो उन्हें और अधिक प्रताड़ित कर रहा है। ये पैटर्न रणनीतिक नैरेटिव नियंत्रण का संकेत देते हैं। रणनीतिक पीड़ितता कैसे संचालित होती है ये जानना तभी मायने रखता है जब आप प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सकें। मैकियावेली ने जोर दिया था कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान आपको अज्ञानता के समान ही असुरक्षित छोड़ देता है। तो आइए उन विशिष्ट रणनीतियों की जांच करें जो आपको उन लोगों से बचाने के लिए हैं जो पीड़ितता को हथियार बनाते हैं। पहला बचाव, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। पीड़ितता के दावों के जवाब में अपनी आलोचनात्मक सोच को कभी बंद न करें, चाहे वे दावे कितने ही सम्मोहक या भावनात्मक क्यों ना हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठोर या सहानुभूतिहीन बने। इसका मतलब ये है कि सहानुभूति देते हुए भी सटीकता और निरंतरता के लिए दावों का मूल्यांकन करना जारी रखना। खुद से पूछें, क्या ये नैरेटिव समझ में आता है? क्या इसमें विसंगतियां या विरोधाभास हैं? क्या मैं कहानी का केवल एक पक्ष सुन रहा हूँ? क्या व्यक्ति के कार्य उसकी कथित पीड़ितता के अनुरूप हैं? क्या उनकी पीड़ितता आसानी से उनके हितों की पूर्ति करती है? क्या वे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी ले रहे हैं या सब कुछ उत्पीड़न पर मर रहे हैं? ये प्रश्न आपको क्रूर नहीं बल्कि विचारशील बनाते हैं। वास्तविक पीड़ितों के दावे पूछताछ में टिके रहेंगे क्योंकि वे वास्तविकता पर आधारित होते हैं। रणनीतिक पीड़ितों के दावे अक्सर जांच के दायरे में आने पर बिखर जाते हैं। यही कारण है कि वे जांच को रोकने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दूसरा बचाव, संभव होने पर सत्यापन। पीड़ितता के नैरेटिव को बिना सत्यापित करने का प्रयास किए केवल स्वीकार न करें जहां सत्यापन संभव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दावे की पूछताछ करें या जासूस बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप कथित पीड़ित को सभी सूचना प्रवाह को नियंत्रित करने देने के बजाय अन्य दृष्टिकोणों और सूचनाओं के लिए खुले रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न का दावा करता है और आपका उस दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है तो उसका दृष्टिकोण भी सुनें। यदि कोई सामाजिक उत्पीड़न का दावा करता है तो केवल नैरेटिव को स्वीकार करने के बजाय साक्ष्यों की जांच करें। यदि किसी की कहानी देखने योग्य वास्तविकता के साथ असंगत लगती है तो अपने अवलोकन पर भरोसा करें। रणनीतिक पीड़ित आमतौर पर किसी भी सत्यापन प्रयास का जवाब ये दावा करके देंगे कि आप उनके दावों को आंख बंद करके स्वीकार न करने से उन्हें और अधिक प्रताड़ित कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तविक पीड़ितता के बजाय हेरफेर यानी मैनिपुलेशन से निपट रहे हैं।